हमारा ब्रह्मांड न जाने कितने ही अरबों लाइट ईयर तक फैला है, या कोई नहीं जानता। इतने बड़े ब्रह्मांड में हमारी छोटी सी आकाशगंगा, और उसमें भी छोटी सी हमारी सोलर सिस्टम, और छोटी सी पृथ्वी जिसमें हम इंसान रहते हैं। और इसी ब्रह्मांड के अंधकार में पाया जाने वाला एक निकलने वाला दैत्य, जिसे हम साइंस की भाषा में ब्लैक होल भी कहते हैं। दोस्तों, क्या होते हैं ब्लैक होल, कैसे बनते हैं ब्लैक होल, और अगर हमारी धरती इसके चपेट में आ जाए तो क्या होगा? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेगा इस वीडियो में। अगर आपने मिस्टर साइंस के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। ब्रह्मांड का ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास इतनी सारी ग्रेविटेशनल फील्ड हो कि उसके अंदर से लाइट भी नहीं पास हो सके, इसका विचार 18वीं सेंचुरी में एक वैज्ञानिक जिनका नाम जॉन मिचेल था, उन्होंने की थी। साल 1916 में एक वैज्ञानिक कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड ने जनरल रिलेटिविटी का सहारा लेकर एक ब्लैक होल के बारे में पता लगाया। फिर इसके बाद साल 1958 में डेविड फिंकलस्टीन ने ब्लैक होल के बारे में और भी ज्यादा स्टडी किया। उन्होंने बताया कि यह एक ऐसी जगह हो सकती है जिसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट बच नहीं सकता। 1960 तक भी ब्लैक होल को एक मैथमेटिकल क्यूरियोसिटी तक ही सीमित था, लेकिन जैसे ही जनरल रिलेटिविटी ने इसकी थ्योरेटिकल वर्ड्स को लोगों के सामने रखा, सब कुछ बदल गया। अब लोगों के अंदर एक अलग सा डर इस ऑब्जेक्ट को लेकर आ चुका था कि तभी 1967 में न्यूट्रॉन स्टार की खोज हुई, जिसने यह साफ कर दिया कि ब्लैक होल जैसी भी चीज हमारे ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करती है। जोसेलिन बेल बर्नर ने बताया कि कैसे एक स्टार जिसका नाम न्यूट्रॉन था, जब उस स्टार की लाइफ खत्म हो गई तब उस स्टार के अंदर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, जिसके बाद उस स्टार की ग्रेविटेशनल फोर्स से उसके आसपास की सभी मैसेस कोलैप्स होने लगी। इसी के बाद ही कुछ रिसर्चर्स द्वारा साल 1971 में पहला ब्लैक होल जिसकी खोज हुई, इसका नाम सिग्नस X1 था। ब्लैक होल बेसिकली एक बहुत ही ज्यादा मैस का ऑब्जेक्ट होता है, जिसका मैस हो सकता है हमारे सूरज से भी करोड़ों गुना ज्यादा हो। यह इतना मैसिव होता है कि इसमें से लाइट तक भी नहीं पास हो सकती। जब एक बड़ा स्टार मरता है, यानी उस स्टार में हो रही हाइड्रोजन फ्यूजन रिएक्शन खत्म हो जाती है, तब वह एक ब्लैक होल में बदल जाता है और धीरे धीरे अपने आसपास के ऑब्जेक्ट को अपने अंदर खींचने लगता है, क्योंकि सीधी सी बात है, इसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होती है और ग्रेविटी एक चुंबक की तरह काम करती है, यानी अपने आसपास की चीजों को खींचती है। जिस पॉइंट पे इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स से कोई भी नहीं बच सकता, उसे इवेंट होराइजन के नाम से भी जानते हैं। एक ब्लैक होल के अंदर का टेम्परेचर अरबों डिग्री सेल्सियस हो सकता है। जब एक सुपर मैसिव ब्लैक होल किसी तारे को अपने अंदर खींचता है तो उस स्टार को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ देता है, जिससे हमें स्पेस में एक बहुत ही ब्राइट शाइन देखने को भी मिलता है। अब आपके मन में एक बड़ा सवाल उठ रहा होगा, ये अगर ब्लैक होल से लाइट तक भी नहीं पास हो सकती तो फिर वैज्ञानिकों ने स्पेस में ब्लैक होल को कैसे आइडेंटिफाई किया? ये जवाब मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जब वैज्ञानिकों को स्पेस में किसी भी स्टार की ब्राइटनेस में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, या वह स्टार किसी अनजाने जगह एक अंधकार में ऐसे ही ऑर्बिट करता रहता है, तो वैज्ञानिकों को ये समझ में आ जाता है कि ऐसे अंधकार में किसी भी स्टार का यूं ही ऑर्बिट करना वहां पर ब्लैक होल मौजूद होने का संकेत देता है। हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में ऐसा ही एक सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद है, जिसका मास हमारे सूरज से 4.3 मिलियन टाइम्स है। वैसे ब्लैक होल्स के साइजेस को 4 तरह से क्लासिफाई किया गया है। पहला कैटेगरी है अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल। अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल का रेडियस करीब 1000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है और इसका मास लगभग 10 लाख करोड़ सूरज के बराबर हो सकता है। इसी के बाद सेकंड नंबर पे आता है सुपर मैसिव ब्लैक होल। ये इससे थोड़ा सा छोटा होता है। और थर्ड नंबर पे स्टेलर ब्लैक होल, ये उससे भी छोटा और इसकी साइज लगभग 30 किलोमीटर के बराबर होता है।
और चौथा और सबसे छोटे आकार का ब्लैक होल करीब इसका रेडियस 0.1 mm के बराबर हो सकता है। 0.1 mm कितना हो सकता है आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो। इस तरीके के ब्लैक होल्स का मास लगभग 1 मिलियन सूरज के बराबर हो सकता है। वैसे ब्लैक होल से ही जुड़ी हुई एक और रोचक कॉन्सेप्ट वार्म होल का जुड़ा हुआ है, जो कि हम किसी दूसरे वीडियो में समझेंगे। ब्लैक होल से वैसे एक बहुत ही खतरनाक थर्मल रेडिएशन भी निकलती है, जिसे हम हॉकिंग रेडिएशन के नाम से भी जानते हैं, लेकिन ज्यादातर अभी साइंटिस्ट इसे एक हाइपोथेटिकल ही कहते हैं। जबकि हॉकिंग रेडिएशन का सिद्धांत देने वाले इस सदी के सबसे महान साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग्स ने दिया है। ये बात उन्होंने 1974 में कही थी, पर वैज्ञानिकों के अनुसार अगर ब्लैक होल से लाइट तक भी नहीं पास हो सकती, तो फिर चाहे कोई भी रेडिएशन हो वह उससे बचकर कैसे बाहर निकल सकती है। इसी कारण हॉकिंग रेडिएशन को अभी तक एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट में ही रखा गया है। ब्लैक होल के बीच में होता है सिंगुलैरिटी पॉइंट, या उस पॉइंट को भी कहते हैं जहां पर मास और स्पेस टाइम इनफाइनाइट हो जाता है। यानी अगर कोई भी इंसान इसके अंदर पहुंच जाए तो उसके लिए टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन सिंगुलैरिटी तक पहुंचना एक कॉन्सेप्ट के ही बराबर है, क्योंकि सिंगुलैरिटी से पहुंचने से पहले किसी भी ऑब्जेक्ट को इवेंट होराइजन को पार करना होता है। और जैसा कि मैंने बताया कि इवेंट होराइजन के पास एक नूडल इफेक्ट का नाम का भी इवेंट होता है। यानी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इस इवेंट होराइजन के पास भी पहुंच जाए तो एक नूडल की तरह उस ऑब्जेक्ट के बॉडी का एक एक एटम अलग अलग हो जाएगा, यानी एक एक एटम टुकड़ों में बढ़ जाएगा। इस कंडीशन में तो कोई भी इंसान उस सिंगुलैरिटी पॉइंट तक पहुंच ही नहीं पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम ब्लैक होल के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाएं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक मैं मिलता हूँ किसी नए साइंस से जुड़ी वीडियो के साथ, और आप अपना ख्याल रखिए और हमेशा कुछ जानने की जिज्ञासा रखें। जय हिंद, जय भारत।